Hello everyone, this is Aditi Pal, final year student from एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर के हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, the following substances are the excretory products in animals. Choose the least toxic form among them. तो ये कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमें दिए हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे ही हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें हम एक्सक्रीट करते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारे लिए लीस्ट टॉक्सिक है, यानी कि वो हमारे बॉडी में अगर रहे भी तो हमें टॉक्सिसिटी नहीं होगी, यानी वो हमें किसी तरह से हार्म नहीं करेगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा है? तो जो हमारा यूरिया, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अगर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। तो हमारा लीस्ट टॉक्सिक इसमें से यूरिक एसिड है। तो ऐसा क्यों है, हम देखते हैं। तो जो यूरिक एसिड है वो लीस्ट टॉक्सिक है। जो जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, जिसमें से इंसेक्ट्स में से टोटोइसिस, लिजर्ड्स और बर्ड्स जो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। ये लीस्ट टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल है, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसमें जो वाटर भी है वो सबसे कम अमाउंट में होता है। तो जो बर्ड्स हैं उसमें यूरिक एसिड क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड के साथ टू फॉर्म द बर्ड ड्रॉपिंग। तो बर्ड्स का हमने अगर जब हम बर्ड्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखते हैं तो वो बर्ड ड्रॉपिंग्स के फॉर्म में होता है, और वो उसमें यूरिक एसिड और ब्लड में टू गेट फिल्टर्ड एंड एलिमिनेटेड विथ वाटर इन यूरिन वाया द किडनीज। अमोनिया तो हमारा बहुत टॉक्सिक है एंड नीड्स वाटर फॉर डिफ्यूजन। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सक्रीशन है टेक्स प्लेस थ्रू द लंग्स। तो बाकी का एक्सक्रीशन हमें पता है कि यूरिया जो है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, और ब्लड में अगर डिसॉल्व हो गया तो यूरिन के थ्रू फिल्टर होके किडनीज के थ्रू यूरिन में फिल्टर होके निकल जाएगा। अमोनिया जो है बहुत टॉक्सिक है और इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए फॉर एक्सक्रीशन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका एक्सक्रीशन मेजरली थ्रू लंग्स होता है। तो इससे हमने देखा कि यूरिक एसिड जो है लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसको सबसे कम वाटर चाहिए फॉर एक्सक्रीशन, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर भी होता है। तो इसीलिए यूरिक एसिड हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस एट। तो हमसे अब पूछ रहा है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड क्या पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, या कलेक्टिंग डक्ट्स में होता है, या मैलफिजियन बॉडी में होता है? तो जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, हमें पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़े हैं। तो मैलफिजियन बॉडी किसे कहते हैं? तो मैलफिजियन बॉडी जो है, मैलफिजियन बॉडी या मैलफिजियन कॉर्पस्कल हम ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन्स कैप्सूल को कहते हैं, यानी ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन्स कैप्सूल दोनों को हम मिला देंगे तो मैलफिजियन बॉडी बोलेंगे, या कॉर्पस्कल। तो ये हुआ मैलफिजियन बॉडी या कॉर्पस्कल। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन्स कैप्सूल के कॉम्बिनेशन को मैलफिजियन बॉडी कहते हैं। तो हमें पता है कि यूरिन का सबसे पहले जो ब्लड है उसका सबसे पहले फिल्ट्रेशन जो है वो ग्लोमेरुलस में होता है थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस में ब्लड आता कहाँ से है, तो हमें पता है एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल। तो ए पहले आता है अल्फाबेट्स में, तो आता है एफरेंट आर्टेरियोल से और जाता है इफरेंट आर्टेरियोल से, और उसके बाद ये बोमैन्स कैप्सूल है, और इस पूरे को हम मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस, मैल्फिजियन कॉर्पस्कल या रीनल कॉर्पस्कल भी बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन्स कैप्सूल इज इक्वल टू मैल्फिजियन बॉडी, मैल्फिजियन कॉर्पस्कल या रीनल कॉर्पस्कल। तो बिकॉज ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है हमारा थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है थ्रू एन एफरेंट आर्टेरियोल और बाहर आता है थ्रू एन इफरेंट आर्टेरियोल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पीसीटी में क्या होता है, तो पीसीटी में जो मोस्ट ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन यानी 70 to 80% ऑफ रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो इट इज लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जिसमें ब्रश बॉर्डर होता है, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स होता है 70 to 80%। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हमारा अलाउ करता है कंडीशनल एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H plus, K plus and ammonia to maintain pH। यानी कि proximal convoluted tubule में 70 to 80% ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन होता है, जबकि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिलेक्ट कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड वाटर एंड सिक्रीशन ऑफ आयंस होता है टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। तो पीसीटी और डीसीटी में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड तो नहीं होता। और कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, और इनका मेन काम है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करके ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो हमने क्या क्या देखा कि जो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, तो उसमें पीसीटी जो है वो मेनली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्टर्ड ब्लड में इन्वॉल्व होता है। डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब अगर चाहिए तो रीअब्जॉर्ब होगा, और अगर नहीं चाहिए तो हम उसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं जितना भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन है, हम नहीं, हमारी बॉडी। और कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, क्यों, टू फॉर्म कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, तो ये हुआ कलेक्टिंग डक्ट्स का काम। तो जो मैल्फिजियन बॉडी है वो मेन काम करेगी हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मैल्फिजियन बॉडी कंप्राइजेस ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमैन्स कैप्सूल। मैल्फिजियन बॉडी, मैल्फिजियन कॉर्पस्कल और रीनल कॉर्पस्कल सेम नाम है। तो ये हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा मैल्फिजियन बॉडी। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ADH prevents conversion of angiotensinogen in blood to angiotensin। फिर aldosterone facilitates water reabsorption। Atrial natriuretic factor enhances sodium reabsorption। Renin causes vasodilation। तो हमें एक एक करके चारों स्टेटमेंट को देखना है कि क्या बोल रहा है ये। तो सबसे पहले एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से ही हमें पता चल रहा है, एंटी डायूरेसिस यानी डायूरेसिस को कम कराना, यानी जो वाटर एक्सक्रीशन हो रहा है उसको कम कराना। तो क्या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन को प्रिवेंट करता है? ऐसा तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कोई फंक्शन नहीं है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन तो बस एंटी डायूरेसिस कराता है, यानी यूरिन आउटपुट को कम कराएगा, ये जो डायूरेटिक इफेक्ट है उसको कम कराएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, तो जो एल्डोस्टेरॉन है, जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है या हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या होता है हमारे बॉडी में, जीएफआर जब फॉल होता है तो जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है
वो एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारा सिक्रीट करता है रेनिन। और रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजेन इन द ब्लड को कन्वर्ट करता है टू एंजियोटेंसिन 1। और फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करती है, जो रीनल एड्रेनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से हमारा रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से हमारा जो एल्डोस्टेरॉन है वो रिलीज होता है, और वो क्या फैसिलिटेट कराता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर के वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो GFR है, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप होगा, तब ये मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा और एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा, और एल्डोस्टेरॉन जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर कराएगा, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सके और GFR फिर हमारा बढ़ जाए। तो GFR के डिक्रीज होने के में ये एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर होगी। तो एल्डोस्टेरॉन फैसिलिटेट कराएगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तभी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। अब हमारा एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करता था, हमें पता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज क्यों होगा, जब हार्ट की वॉल्स जो हैं वो स्ट्रेच होंगी, यानी कि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज्ड है। अब हमारे पास अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो हमें ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज्ड है, तो क्या हमारे पास हम इनहैंस करेंगे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को। तो अब तो हमें सोडियम को हटाना है बॉडी से, ताकि सोडियम के साथ वाटर भी निकलेगा और ब्लड प्रेशर तब फॉल होगा। यानी कि ANF हमारा इनहैंस नहीं करेगा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ये वैसोडाइलेशन कराएगा और डिक्रीज कराएगा ब्लड प्रेशर को। फिर हमारा एल्डोस्टेरॉन जो है वो आता कहाँ से है, तो पहले हमारे पास जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से रेनिन रिलीज होता है, जो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारा रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कराता है। तो अब एल्डोस्टेरॉन हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, क्योंकि उसको इंक्रीज कराना है इन ब्लड प्रेशर, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। तो इनडायरेक्टली हम अगर रेनिन की बात करें तो रेनिन कभी भी वैसोडाइलेशन करवाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्लड प्रेशर है वो लो है, हमें और वैसोडाइलेशन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैसो कंस्ट्रिक्शन, ताकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो सके। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो एल्डोस्टेरॉन होगा। ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, ना कि वैसो डायलेशन करा रहा है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। तो हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंग्स क्या रिमूव करते हैं हमारे बॉडी से। तो जो लंग्स है उनका मेन पर्पस क्या है हमारे बॉडी में, टू कलेक्ट ऑक्सीजन फॉर आवर बॉडी, टू यूज देम एंड देन टू एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आया तो लंग्स का मेन काम है, लंग्स में होती हैं एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई होता है साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जब हम फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी ब्लड वेसल्स के में एंटर करता है और पहुंचता है एल्वियोलाई तक, जो है साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द ब्रोंक्यूल्स ऑफ योर लंग्स। तो जो ऑक्सीजन है वो सर्कुलेट करता है इन द बॉडी, यानी कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ने एंटर किया हमारे ब्लड में और
ब्लड में, और ब्लड के थ्रू चला गया सारे सेल्स ऑफ द बॉडी के पास। सारे सेल्स ऑफ द बॉडी ने ऑक्सीजन को किया यूटिलाइज, और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या रिलीज हुआ थ्रू रेस्पिरेशन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करता है इन द ब्लड बैक टू द लंग्स एंड इज डिफ्यूज्ड इनटू द एल्वियोलाई वेयर इट इज एक्सेल्ड। यानी कि लंग्स ने क्या किया कि पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराया, और फिर मेन काम है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन करना। तो मेन पर्पस मेनली अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए, पर स्मॉल अमाउंट्स में हमारा लंग जो है वो वाटर भी एक्सक्रीट करता है। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मेनली लंग्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो मेनली तो CO2 ही एक्सक्रीट करता है, पर क्योंकि इसने मेनली नहीं पूछा तो हमारा आंसर यहाँ पे CO2 एंड H2O हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट में जो लंग है हमारा वो वाटर को भी एक्सक्रीट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन है ही हमारे लंग का, पर स्मॉल अमाउंट्स में वाटर भी एक्सक्रीट होता है हमारे लंग से। तो ये हुआ हमारा सी ऑप्शन हुआ करेक्ट आंसर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली। तो ह्यूमन यूरिन का pH जो है वो कितना होता है? 6.5, 7, 6 या 7.5। तो इसमें से हमारे पास 7 तो न्यूट्रल है, 7.5 बेसिक हो गया, 6 हमारा एसिडिक हो गया, 6.5 हमारा एसिडिक हो गया। तो क्या होता है ह्यूमन pH ऑफ ह्यूमन यूरिन? तो यूरिन जो है एक ट्रांसपेरेंट लाइट येलो लिक्विड है विद अ स्लाइटली एसिडिक pH। यानी कि हमारे यूरिन का pH स्लाइटली एसिडिक होता है, और अगर हम एवरेजली देखें तो यूरिन का pH अराउंड 6 होता है। pH की रेंज जो यूरिन की है वो वैरी, अब तो हमेशा ऐसा तो नहीं है कि हम एग्जैक्टली 6 pH का यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करेंगे हर बार। तो एक रेंज होती है 4.5 to 8.2 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक फूड इन द डाइट। तो हम जो भी खा रहे हैं एसिडिक या बेसिक फूड, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा यूरिन कितना एक्सक्रीट हो रहा है, यूरिन का pH कितना है, जो एक्सक्रीट हो रहा है उसका pH कितना है। और जरूरी नहीं है हमेशा कि एक ही pH आए, पर अगर हम एवरेज देखना चाहें कि एवरेज यूरिन का pH जो भी हम एक्सक्रीट करते हैं, जो ह्यूमंस का यूरिन है उसका एवरेज pH अगर हम बोले तो वो स्लाइटली एसिडिक होता है, जो कि हमारा 6 के अराउंड होता है। एवरेज हम 6 लेते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि ह्यूमन यूरिन का एवरेज pH जो है वो अराउंड 6 होता है। हम 6 मान के चलते हैं कि अराउंड 6 pH ह्यूमन यूरिन का pH होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एंड एनिमल्स आर गिवन बिलो, मैच देम एप्रोप्रिएटली एंड मार्क द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग दोज गिवन बिलो। तो हमसे बोल रहा है कि ये कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं कुछ एनिमल्स के, और यहाँ पे एनिमल्स दिए हुए हैं, तो हमें मैच करना है इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को एनिमल्स के साथ। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रोटोनेफ्रीडिया। तो ये हमें इतनी बार पढ़ना है कि ये हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए। तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है उसको हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं इन प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस में क्या क्या आता है? प्लैटीहेलमिंथस यानी फ्लैट वॉर्म्स, जिसमें आता है प्लनेरिया, रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड सिफेलोकॉडेट एम्फिऑक्सिस। तो ये लाइन मैंने इतनी बार पढ़ी थी कि मुझे इसका एक एक वर्ड याद था। तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लैटीहेलमिंथस, जो कि हमारे फ्लैटवर्म्स हैं, प्लनेरिया,
रोटिफर्स, ये पूरा आपको याद ही करना है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। कुछ एनालिट्स और सिफेलोपोडिड एम्फिऑक्सिस। तो ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता चल गया कि प्रोटोनेफ्रीडिया तो फ्लैटवर्म्स प्लैटीहेल्मिन्थस के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें से वो कुछ भी दे सकते थे क्योंकि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रोटिफर्स, सम एनालिट्स एंड द सिफेलोपोडिड एम्फिऑक्सिस। उसके बाद आता है नेफ्रीडिया। अब नेफ्रीडिया जो है वो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। नेफ्रीडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं किसके? अर्थवॉर्म्स एंड अदर एनालिड्स। तो जो अर्थवॉर्म्स एंड अदर एनालिड्स हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो है नेफ्रीडिया। तो यहाँ होगा हमारे पास अर्थवॉर्म। फिर है हमारे पास मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, आप इसे मैल्फिजियन कॉर्पस्कल के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। मैल्फिजियन कॉर्पस्कल जो है वो ह्यूमंस में होते हैं। तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। यानी मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो कॉकरोचेस में देखने मिलते हैं। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉकरोचेस हैं। उसके बाद ग्रीन ग्लैंड्स और एंटेनल ग्लैंड्स। तो जो हमारे पास ग्रीन ग्लैंड्स हैं वो एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। तो प्रॉन में जो है वो हुआ हमारा ग्रीन ग्लैंड्स और एंटेनल ग्लैंड्स। तो सबसे पहले प्रोटोनेफ्रीडिया हमने देखा, वो किस में है? वो फ्लैटफॉर्म्स में, प्लैटीहेल्मिन्थस में, लाइक प्लानेरिया, रोटिफर्स, सम एनालिड्स। उसके बाद नेफ्रीडिया जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है अर्थवॉर्म्स और एंड अदर एनालिड्स के लिए। फिर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो हमें कहाँ मिलते हैं? कॉकरोचेस में मिलते हैं। और फाइनली एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड जो है वो हमारे पास क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में मिलते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए का 4, फिर बी का 3। ए का 4 से ही हमें इसका आंसर मिल रहा है क्योंकि बाकी में ए का 4 किसी में नहीं है। तो ये बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, which one of the following statements is incorrect? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स हमारे पास इनकरेक्ट है? तो बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स। सही बात है, हमने अभी अभी देखा कि बर्ड्स और स्नेल्स तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। फिर मैमल्स एंड फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक एनिमल्स। तो मैमल्स एंड फ्रॉग्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, हाँ। एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक एनिमल्स। जो भी पानी में है वो उसको बहुत सारा पानी चाहिए एक्सक्रीशन के लिए, तो अमोनिया के फॉर्म में वो एक्सक्रीट करता है, सही बात है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक, नहीं। हमने देखा है कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स तो यूरिकोटेलिक हैं। तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक तो खैर डिफरेंट है, पर ये यूरिको और यूरियो में हम एग्जाम के टाइम में कम टाइम की वजह से गलती कर सकते हैं। तो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक, ये गलत है हमारा स्टेटमेंट। तो हम एक एक करके देखते हैं कि यूरियोटेलिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। तो जो मैमल्स हैं और मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड मराइन फिशेस जो है मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स। तो मैमल्स हो गए हमारे पास, फ्रॉग्स हो गए, और कई सारी मरीन फिशेस जो हैं वो हमारे पास क्या सिक्रीट करती हैं? यूरिया सिक्रीट करती हैं। फिर हमारे पास यूरिकोटेलिक एनिमल्स कौन कौन से हैं? तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं देयर नाइट्रोजनस वेस्टेज एज यूरिक एसिड in the form of pellet or paste with a minimum loss of water। तो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा और यूरिक एसिड पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट होगा, तो हम क्या बोलेंगे उसे? यूरिकोटेलिक एनिमल्स। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। तो जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स हैं
वो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं अपने वेस्ट को। फिर आता है हमारे पास अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स में मेनी बोनी फिशेस आता है, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। जो हमारे पास बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन जो कि पानी में रहते हैं, उनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, तो वो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को यूज करके अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरियोटेलिक एनिमल्स, यूरिकोटेलिक एनिमल्स और अमोनोटेलिक एनिमल्स हमने देखा। तो हमने देखा यूरियो के क्या एग्जाम्पल हैं, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स और मरीन फिशेस। मोनोटेलिक में बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। और यूरिकोटेलिक में हमारे पास रेप्टाइल्स, बर्ड्स और लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स। तो ये हमने चारों स्टेटमेंट्स का एक्सप्लेनेशन भी देख लिया कि कैसे कैसे जो अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स क्या क्या वेस्ट सिक्रीट करते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग। तो इसमें से कौन सा पेयर्स गलत है। यूरिकोटेलिक है बर्ड, सही है, हमने अभी अभी पढ़ा। अमोनोटेलिक है टैडपोल, टैडपोल रहता है पानी में, सही है। फिर यूरियोटेलिक है इंसेक्ट्स, नहीं। देखिए आप यहाँ पे हमारे पास रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स जो है वो यूरिकोटेलिक हैं, तो ये हमारा होगा रॉन्ग पेयर। यूरियोटेलिक है एलिफेंट, हाँ मैमल है एलिफेंट, तो यूरियोटेलिक है। तो जो बर्ड्स होते हैं, सबसे पहला हमारा बर्ड्स है, तो ऑर्गेनिजम्स दैट एक्सक्रीट द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड लाइक इन द केस ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। हाँ सही बात है, जो भी एनिमल्स हमारा यूरिक एसिड के फॉर्म में वेस्ट सिक्रीट करेंगे उन्हें हम यूरिकोटेलिक बोलेंगे, और उसका एग्जाम्पल है हमारे पास बर्ड्स। फिर है इंसेक्ट्स, तो जो इंसेक्ट्स हैं वो यूजुअली एक्सक्रीट करते हैं their nitrogenous waste in the form of uric acid and hence are called uricoteric animals। तो अगर एक्वेटिक इंसेक्ट्स है तो वो शायद मोनोटेलिक भी हो सकते हैं, पर जनरली इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारा यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे इंसेक्ट्स यूरियोटेलिक, ये गलत हो जाएगा हमारा। फिर टैडपोल जो है दे आर यंगर वर्जन ऑफ अडल्ट फ्रॉग्स, जो हमारे पानी के अंदर रहते हैं। तो जो भी पानी के अंदर रहेगा तो इस स्टेज में अमोनिया के फॉर्म में अपना वेस्ट को एक्सक्रीट करेगा क्योंकि पानी के अंदर है। लेकिन अगर जब वो अडल्ट बन जाएगा तो हमने देखा था कि फ्रॉग्स जो हैं वो होते हैं यूरियोटेलिक, पर टैडपोल होता है अमोनोटेलिक। तो यहाँ से हमने एक और बात सीखी कि क्योंकि टैडपोल का हैबिटेट है इन वाटर, इसीलिए वो अमोनोटेलिक है, पर जब वो बड़ा होकर अडल्ट फ्रॉग बन जाता है तो वो एम्फीबियन हो जाता है। तो लैंड पे रहने की वजह से उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चेंज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। फिर हम आते हैं एलिफेंट, जो कि एक मैमल है, और मैमल्स नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं हमारे मैमल्स जो हैं, जिसमें आता है एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है द मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू अ few conical masses called medullary pyramids projecting into the calyces। तो अब बोल रहा है कि जो मेड्यूलरी जोन होता है किडनी में क्या क्या होता है। किडनी में आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेड्यूला होता है। अब क्या ये मेड्यूलरी जोन फ्यू कोनिकल मासेस कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड्स में डिवाइडेड होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ये हमारे पास मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं इनटू कैलिसेस। हाँ यहाँ पे कैलिसेस भी होते हैं। फिर इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स। अब बोल रहा है कि ये कॉर्टेक्स जो है वो मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड करता है एज रीनल पेल्विस। तो हमें पता है पेल्विस तो यहाँ का स्ट्रक्चर है, पेल्विस कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन कब से हो गया? तो कॉर्टेक्स के एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी।
ना कि रीनल पेल्विस। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट लग रहा है। अब हम आगे और पढ़ते हैं। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमैंस कैप्सूल, ये हमने कितनी बार रिवाइज किया, इज कॉल्ड रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन। हाँ सही बात है, ये सारे हमारे कॉर्टेक्स के अंदर ही है। मेडुला में हमारा कौन जाता है, कलेक्टिंग डक्ट हमारा मेडुला तक जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होता है बी। अब हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इन सारे ऑप्शंस का। तो सबसे पहले जो किडनी है हमारे पास कॉर्टेक्स एंड मेडुला में डिवाइडेड है। तो आउटर है हमारा कॉर्टेक्स और इनर है हमारा मेडुला। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस, जिसे हम कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स, व्हिच आर प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड करता है इन बिटवीन रीनल पिरामिड्स एज कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो कॉलम्स ऑफ बर्टिनी होना चाहिए था यहाँ पे, ना कि रीनल पेल्विस। with glomerulus along with Bowman's capsule is called the renal corpuscle or Malpighian body। और पार्ट्स ऑफ द किडनी में हमारे पास आता है कि द रीनल कॉर्पस्कल, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स cortical region, whereas the loop of Henle extends in the loop of Henle। और कलेक्टिंग डक्ट भी हमारा जो है वो मेड्यूला तक एक्सटेंड करेगा। हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि कलेक्टिंग डक्ट हमारा मेड्यूला तक एक्सटेंड करता है, शायद इस क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो मेड्यूला तक एक्सटेंड करेगा हमारा लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज टर्म्ड एज। तो जब यूरिया ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रीनल कैल्कुलाई, क्या रीनल स्टोन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया के वजह से होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यूरिया के एक्यूमुलेशन से होगा, यूरेमिया, क्या यूरेमिया एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया की वजह से होगा, और कीटोनूरिया एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया की वजह से होगा। तो हमारा नाम से समझ आ रहा है कि यूरेमिया जो है वो कलेक्शन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड की वजह से होगा। तो सबसे पहला है हमारे पास रीनल कैल्कुलाई। तो जो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं यूरिन में वो प्रेसिपिटेट करते हैं और सॉलिडिफाई करते हैं टू फॉर्म स्टोन्स कॉल्ड रीनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है। तो रीनल कैल्कुलाई स्टोन्स जो है वो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स के वजह से फॉर्म होंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जबकि आइटिस जहां पे भी आ रहा है हमारे पास उसका मतलब है ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर यूरेमिया क्या है, जो किडनी के मैल फंक्शनिंग के वजह से हमारे पास यूरिया का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा और ये यूरिया जो है वो एक्यूमुलेट होगा ब्लड में, जिसे हम बोलेंगे यूरेमिया। फिर है हमारे पास कीटोन्यूरिया। द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज कॉल्ड कीटोनूरिया। तो जब हमारे पास यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लगे वो है उसे हम कहते हैं कीटोनूरिया। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Which one of the following is also known as antidiuretic hormone? तो इसमें से किसका दूसरा नाम ही है हमारा एंटीडायूरेटिक हार्मोन। तो हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास दो ही हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है एंटीडायूरेटिक हार्मोन। तो वैसोप्रेसिन को हम एंटीडायूरेटिक हार्मोन कहते हैं और ये कहाँ से सिक्रीट होता है, फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा। और ये फैसिलिटेट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लैटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल, thereby preventing diuresis। एंटी डायूरेटिक डायूरेसिस को प्रिवेंट करो। तो ये कहाँ से सिक्रीट होता है,
फैसिलिटेट क्या करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम लैटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल। फिर ऑक्सीटोसिन जो है मैमेलियन न्यूरोहाइपोफाइसियल हार्मोन है, ये भी न्यूरोहाइपोफाइसिस से आता है, प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड एंड सिक्रीटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रोड्यूस एंड स्टोर होता है हाइपोथैलेमस में, बट सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूटरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड्स इन द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ मिल्क। तो जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसको कराएगा, और मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करेगा, वो हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन। फिर एड्रेनलिन हमें पता है इमरजेंसी हार्मोन है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। कहाँ से आता है, कैटेकोलामीन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं, एड्रेनल मेडुला से। तो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में एड्रेनलिन रोल प्ले करता है। फिर हमारा कैल्सिटोनिन कैल्शियम बैलेंस यानी कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड को कम करता है। कहाँ से सिक्रीट होता है, पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और ब्लड कैल्शियम लेवल को कैल्सिटोनिन हमारा रिड्यूस करता है। और किसका एंटागोनिस्ट है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन जो है हमारे पास जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका एंटागोनिस्ट है कैल्सिटोनिन। तो किसे हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हमने देखा, हमने सारे हार्मोन्स को रिवाइज भी कर लिया। तो ये हुआ हमारा वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हमें मैच करना है कॉलम 1 को विद देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस गिवन इन कॉलम 2। तो सबसे पहले है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड फाइनली रीनल कॉर्पस्कल। तो हमने रीनल कॉर्पस्कल पहले ही देख लिया है कि ये तो हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो रीनल कॉर्पस्कल, तो सबसे पहले हम रीनल कॉर्पस्कल देख लेते हैं। तो जो ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन्स कैप्सूल को हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल या फिर मैल्फिजियन बॉडी या मैल्फिजियन कॉर्पस्कल। तो जो ब्लड है वो सबसे पहले ग्लोमेरुलस में एंटर करता है थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल, और वो फिल्टर हो जाता है, और जो अनफिल्टर्ड पार्ट है वो कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम एफरेंट आर्टेरियोल। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ होगा हमारे पास, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा इनसाइड द रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रीनल कॉर्पस्कल का फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब पीसीटी क्या करता है, तो पीसीटी जो है वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80%। जो पीसीटी है यहाँ पे 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ के, फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, एंड नियरली ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड। यानी 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स तो रीअब्जॉर्ब होंगे ही, साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा पीसीटी में। तो पीसीटी जो है वो मेन साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है, सब सारी ही चीजों की, न्यूट्रिएंट्स की भी, वाटर की भी, और 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी। और ये मेंटेनेंस ऑफ पीएच और आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर है हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है, रेगुलेट्स पीएच बाय एब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट एंड सिक्रीटिंग प्रोटॉन्स and ammonia, and maintaining ionic balance by secreting K+ and absorbing Na+. तो Na+ को एब्जॉर्ब कर रहा है, K+ को सिक्रीट कर रहा है, फिर H+ को भी सिक्रीट कर रहा है, और बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर रहा है, HCO3-। तो ये दोनों एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये दोनों सिक्रीट हो रहे हैं। ऑल इन ऑल हमारा आयनिक बैलेंस जो है एक तरीके से मेंटेन हो रहा है डीसीटी में। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, अब हमें Na+ ज्यादा रीअब्जॉर्ब करना है तो हम ज्यादा कर सकते हैं, K+ ज्यादा सिक्रीट करना है तो ज्यादा कर सकते हैं। वैसे ही H+ और HCO3- का रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन
जो है उसमें आयनिक बैलेंस जो है वो कौन मेंटेन करेगा? तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारा आयनिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। फिर है हमारे पास सी है हेनलेज लूप और डी है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो हेनलेज लूप क्या करता है? वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जो मेड्यूला का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें हाई ऑस्मोलैरिटी और हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे, उसको कौन इंश्योर करता है? उसको इंश्योर करता है हमारा हेनलेज लूप। तो जो हेनलेज लूप में क्या होगा, हमारे पास एक डिसेंडिंग लिम्ब होगा और एक असेंडिंग लिम्ब होगा। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमेएबल टू वाटर है बट इम्परमेएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स है, जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमेएबल टू वाटर है बट ओनली परमेएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स है। और इसके वजह से ही यहाँ का पार्ट जो है सिर्फ वाटर को परमेएबल है और यहाँ का पार्ट सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स को परमेएबल है। तो इसके वजह से जो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब है उनका स्पेसिफिक फंक्शन होगा और ये जो मेडुला है उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को वो मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। फिर है हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है हेल्प्स टू प्रिजर्व द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट which in effect helps to promote the flow of water from the collection of tubules and the collection of tubules and the concentration of urine। तो जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है जो हमारे पास, वो हमारे पास हेनलेज लूप और वासा रेक्टा होता है एक, उनके बीच होता है। और हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बीच जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो हेल्प करता है टू प्रिजर्व द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रिजर्वेंस से ही हमारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकल के आता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट करता है किसके किसके बीच? लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच, और हमारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है निकल के आता है बिकॉज ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो ए का होगा हमारे पास 3, फिर बी का होगा 4। तो यहाँ से हमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आ रहा है, ई का होगा 2। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मैच द एबनॉर्मल कंडीशंस गिवन इन कॉलम ए with their explanations given in column B and choose the correct option। कॉलम ए में दिया है ग्लाइकोसूरिया, रीनल कैल्कुलाई, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड गाउट। ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लाइकोसूरिया, तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन को हम बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया इज अ टर्म that defines the presence of glucose in the urine and it is a symptom of diabetes mellitus। presence of glucose in urine होगा ग्लाइकोसूरिया। फिर रीनल कैल्कुलाई, रीनल कैल्कुलाई क्या होगा? मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स विद इन द किडनी, हमने देखा एक क्वेश्चन में अभी। तो रीनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन्स आर हार्ड डिपॉजिट्स मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स that formed within the kidneys and वो कॉमनली किससे बने होंगे? मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्सैलेट्स। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्सैलेट से बने होंगे हमारे पास रीनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन्स, और ये हार्ड डिपॉजिट्स होंगे ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स जो कि किडनीज में ही फॉर्म होते हैं। तो रीनल कैल्कुलाई, मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स विद इन द किडनी। फिर हमारे पास ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस is inflammation of the glomeruli which are structures in the kidneys that are made up of tiny blood vessels। तो tiny blood vessels से बने होते हैं हमारे पास ग्लोमेरुलस टाइनी ब्लड वेसल से बना होता है और इसके इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये हो जाएगा इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलाई। फिर हमारे पास है गाउट। तो गाउट क्या है?
तो गाउट एक कंडीशन है जहाँ पे हमारे पास, गाउट एक डिसऑर्डर है, डिजीज है, इन विच डिपॉजिट्स ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट इन द जॉइंट्स बिकॉज ऑफ हाई ब्लड लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड। यानी हाइपर यूरिसीमिया के वजह से, हाइपर यूरिसीमिया या इंक्रीज लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड से जो हमारे पास कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं गाउट। और गाउट में जो हमारे जॉइंट्स हैं वहां पे जाके ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं क्योंकि ये एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं। तो ये कंडीशन है हमारे पास गाउट की। तो ग्लाइकोसूरिया ए का हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 4, बी का होगा 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। We can produce concentrated dilute urine. This is facilitated by a special mechanism. Identify the mechanism. तो हमने अभी अभी देखा कि या तो हम concentrated urine प्रोड्यूस कर सकते हैं या dilute urine प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा, कौन फैसिलिटेट करता है? तो ये होता है हमारे काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से, जो ऑपरेट करता है हेनलेस लूप और वासा रेक्टा के बीच में। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इन हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा हेल्प्स टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा। और इस इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट के वजह से इजी पैसेज ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, thereby concentrating the urine। तो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन किया इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, यानी उसको हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का बना दिया। किसके वजह से? काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हेनलेस लूप और वासा रेक्टा। तो आपके पास अगर हाई कंसंट्रेशन आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से अगर ज्यादा पानी जा रहा है, यानी यूरिन में ज्यादा पानी जा रहा है, तो पानी कहाँ से मूव करेगा? from its higher concentration to its lower concentration। यानी क्योंकि यहाँ पे हाई ओस्मोलैरिटी है तो पानी लो ओस्मोलैरिटी से हाई ओस्मोलैरिटी में जाएगा, तो हम कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। और यही हमारा मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा पानी को रीएब्सॉर्ब करना, पानी ज्यादा एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए हमारे यूरिन में। तो यही हम चाहते हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प करता है कि आप मेडुलरी इंटरस्टिशियम के हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सकें, ताकि जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट से पास होने वाला अगर ज्यादा वाटर है तो वो रीएब्सॉर्ब हो सके। फिर पीसीटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सिक्रीशन ऑफ H+ अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस एंड रीअब्सॉर्बिंग। तो पीसीटी का हमने काम देखा है, मेनली रीअब्सॉर्प्शन है। कलेक्टिंग डक्ट का मेन काम है आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना, maintaining pH and ionic balance by secreting H+ and K+ ions and absorbing Na+ and bicarbonate ions। तो ये हमने पहले ही देखा था। रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट में तो सिर्फ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। तो जो भी बहुत ज्यादा अगर वाटर सिक्रीट हो रहा है इन केस, तो हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट है वो रीअब्सॉर्ब करेंगे इस एक्सेस वाटर को। तो हमने ये देखा कि रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट का तो कोई रोल नहीं है इन कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करने में। रोल तो है, पर मेन रोल आता है हमारा स्पेशल मैकेनिज्म। अगर ये हमसे पूछ रहे हैं तो काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा की वजह से रीअब्सॉर्प्शन हो पाएगा फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट और हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर है हमारे पास डायलाइजिंग यूनिट, जो कि आर्टिफिशियल किडनी होती है। वो कंटेन्स अ फ्लूइड विच इज ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इट हैज। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो डायलाइजिंग यूनिट होता है, तो जब हमारा किडनीज जो है वो फेल कर जाती हैं, यानी किडनी फेलियर के कंडीशंस में
हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं फॉर डायलिसिस। तो हमारे पास डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस नेसेसरी होता है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। तो अब हमारी किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं हो पाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे। तो डायलिसिस में जो होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है जो सॉल्यूशन ऑफ प्योर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्ट्स होता है, सच एज बाइकार्बोनेट एंड सोडियम। सो डायलाइजिंग यूनिट में फ्लूइड होता है दैट इज द सेम एज प्लाज्मा, except that it has high urea which will be removed during this process। तो हमारे पास डायलाइजिंग फ्लूइड में जो यूरिया है वो कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि इसका सेम कंसंट्रेशन होगा प्लाज्मा के साथ। हमारे पास हाई ग्लूकोज होगा, नो यूरिया होगा, हाई यूरिक एसिड होगा, सब कुछ हाई होगा, पर यूरिया लो होगा क्योंकि यूरिया ब्लड में ज्यादा होगा, तभी वो ब्लड से हमारे पास वो डायलाइजिंग फ्लूइड में जा पाएगा। तो जो ब्लड या ब्लड प्लाज्मा हम कह रहे हैं, उसमें से हमें यूरिया को रिमूव करना है, तो हमें एक ऐसा फ्लूइड लेना पड़ेगा जिसमें बाकी सब कुछ तो सेम है प्लाज्मा के जैसा, पर यूरिया का जो लेवल है वो कम है। तभी तो यूरिया अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन में जाएगा, हमारे ब्लड से उस डायलाइजिंग फ्लूइड में जाएगा और ब्लड हमारा फिल्टर्ड हो जाएगा। तो ये है हमारा मोटिव इन केस ऑफ डायलिसिस। किडनी तो फंक्शन नहीं कर रही है, हमें किडनी का काम करना है, यानी हमारे ब्लड को फिल्टर करना है फ्रॉम यूरिया। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा फ्लूइड लेंगे जिसका सब कुछ सेम है प्लाज्मा से, बस यूरिया कम है उसमें। तो यूरिया हमारे ब्लड से जो है वो उसके पास उस फ्लूइड के अंदर चला जाएगा, उस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। उसमें सब कुछ होगा एक्सेप्ट हाई यूरिया। हाई यूरिया नहीं होगा डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, लो मतलब यूरिया का कंसंट्रेशन कम होगा या ना के बराबर होगा। तो आज के लिए हम एमसीक्यूज तक करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप इन सारे एमसीक्यूज के एक एक ऑप्शंस को एनालाइज करें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। मेरे हिसाब से एमसीक्यूज से सबसे ज्यादा नॉलेज आती है, क्योंकि 4 ऑप्शंस 4 अलग अलग कहानियां बताते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।